बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं लोमस गांधी क्लास 11th की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से क्लास 11th का फिजिक्स। ठीक है, पेन और पेपर निकाल लीजिए और जहां लगे ज़रूरी चीज़ें नोट करनी है नोट करते चलिएगा। ठीक है, और कोशिश हम करेंगे कि आपको मैक्सिमम कंटेंट मिल पाए, जिससे आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड हो, जेई हो या नीट हो, उनमें हम आपकी हेल्प कर पाए। और कंटेंट जो आपको मिलेंगी इस सीरीज में, कोशिश ये रहेगा कि बाहर का सारा कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जाए। ठीक है, क्योंकि हमने बाहर से मटेरियल मंगवा रखे हैं, नोट्स मंगवा रखे हैं, उसको हमने देखा और उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको कंटेंट मिलते जाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे असाइनमेंट भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। हर वीडियो लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में पहले सेट कर लेनी है कि कि जो भी बच्चे ऑनलाइन वीडियो देखते हैं या उनसे पढ़ाई करते हैं, तो उसको सीरियस वे में नहीं लेते हैं। ठीक है, पढ़ाई चाहे वो कोचिंग जाके करें या ऑनलाइन जाके करें, पढ़ाई आप ही को करनी होती है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वहाँ पे थोड़ा क्या होता है कि टीचर का पर्सनल इंटेंशन आप पे होता है और यहाँ पे टीचर का इंटेंशन आपको नहीं मिल पाता है। आप अपने मन के मालिक होते हैं, मन करेगा वीडियो देखेंगे, मन करेगा वीडियो नहीं देखेंगे। लेकिन ये जो आधा घंटा 45 मिनट का वीडियो लेक्चर होगा, उसको एकदम से टाइम टू टाइम आपको देखना है। टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे और एक सुटेबल टाइम आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, जिस टाइम में आपको, हाँ, जैसे आप कोचिंग जाते हैं, क्लास जाते हैं, उस सुटेबल टाइम में आपको ये वीडियो देखने होंगे। ठीक है, वो टाइम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा कि इस टाइम के लिए हमें फिजिक्स के लिए रखना है, ये टाइम केमिस्ट्री, ये टाइम बायोलॉजी, ये टाइम मैथमेटिक्स। ऐसा करके आप जैसे सेपरेट कर लेते हैं। और जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आसपास के अगल बगल जितने भी डिस्टरबेंस हो उनको बंद कर देंगे। ठीक है, जिस तरह से आप कोचिंग में होंगे, जिस तरह से आप क्लास में होंगे, एकदम से 1 घंटा पक्का टाइम लेके आपको आना है, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, इससे पहले आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उससे ना आपको कोई मतलब रखना है, ना हमें कोई मतलब रखना है। अगर आपको पता है तो अच्छी बातें हैं, चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। अगर आपने आज से पहले फिजिक्स नहीं भी पढ़ रखा है तो हम आपको गारंटी देते हैं, ठीक है, कि आपको फिजिक्स समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी होगी। फिजिक्स समझने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए। एक तो दिमाग, भगवान ने आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अच्छा बुरा कम ज़्यादा सबके पास है, लेकिन दिमाग तो है। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ी बहुत चीज़ों को फील करने आना चाहिए। मतलब आसपास की चीज़ों को जब तक आप महसूस नहीं कर पाएंगे तो फिजिक्स आपको समझ में थोड़ी कम आएगी। तो चीज़ों को महसूस करने की कोशिश भी करिएगा साथ साथ, आपको तो फिजिक्स आसान लगने लगेगा, चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि आज से ही आपने पढ़ाई फिजिक्स की स्टार्ट करी है, इसलिए हम कहेंगे कि आप ये सेट कर लो। ठीक है, t=0। कहने का मतलब ये हुआ कि आज से आपने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, इनिशियल टाइम 0। ठीक है, आज से ही आपने फिजिक्स पढ़ने स्टार्ट करे। क्लियर है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको अपने क्लास 11th के फिजिक्स के कंटेंट के बारे में बता देते हैं कि कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, और वो चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ चैप्टर हैं क्लास 11th में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चैप्टर आप लोग ढूंढ रहे होंगे, तो वो भी सब इनकी में इंक्लूड है। एनसीईआरटी में कुल मिला के यहाँ पे 2 वॉल्यूम में हमारे पास फिजिक्स बुक हैं, जिनमें पार्ट 1 में हमारे पास जो चैप्टर है वो टोटल 7 है, जबकि पार्ट 2 में टोटल चैप्टर हमारे पास और बचे हुए चैप्टर हो गए आपके लगभग 15। तो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में लाके हमें टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, जिनमें से पहला चैप्टर होगा आपका फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में जनरली हम लोग व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, या उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, कितने टाइप के हमारे फोर्स नेचर में अवेलेबल है, ये सब सारी चीज़ों को हमें पढ़नी होती है।
ठीक है। उसके बाद अगला है पार्ट सेकंड चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन। उसमें हम लोग जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होगी उनके यूनिट्स के बारे में सीखेंगे, उनका डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी फिजिक्स को समझने के लिए। इसमें मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ें सारी बातें होंगी। नेक्स्ट है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने अगर एकेडमिक करा होगा तो क्लास 9th में ये चैप्टर जो हमारे पास मोशन से रिलेटेड होती है कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होंगे उनको हम लोग ये देखेंगे। ठीक है। उसके बाद है मोशन इन अ प्लेन। यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल ही नया टॉपिक आपके लिए होगा। इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर प्लेन में होगा उसमें मोशन में देखेंगे, जैसे एक्स वाई प्लेन हुआ, 2D मोशन वगैरह टाइप का हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। कि जब ऑब्जेक्ट को किसी, जैसे प्रोजेक्टाइल वगैरह आप ढूंढ रहे होंगे कि सर वेक्टर कहाँ कहाँ गया, प्रोजेक्टाइल कहाँ गया, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग इसी में सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन हो गया, देन वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद रोटेशनल मोशन जिसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन इसमें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन। ठीक है। जो आप थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा या इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी आपको होगा। ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए नया होगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। जैसे इलास्टिसिटी वगैरह सब हो गया, इसमें हम लोग देखेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स या लिक्विड्स कह सकते हैं, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसमें हम लोग फ्लोटेशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें बात करेंगे। देन थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आएगा यहाँ पे, आपका मैटर की जो थर्मल प्रॉपर्टी होगी उनको देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, ये चीज़ें आपको केमिस्ट्री में भी पढ़नी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजिक्स का ये पार्ट होता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, काइनेटिक थ्योरी हो गया, देन ऑसिलेशन एंड लास्ट वेव्स। ये कुल मिला के 15 टॉपिक हमें पढ़ने हैं क्लास 11th के सिलेबस में, होल ईयर में। ठीक है। टॉपिक बहुत अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सिलेबस है आपका क्लास 11th का। अगर 12th के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो 12 के रिस्पेक्ट में थोड़ा ये टफ है, और 12 से ज़्यादा वास्ट सिलेबस भी है हमारा। कोई बात नहीं, आराम आराम से इसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो इरादा आज हमारा है पहला टॉपिक फिजिकल वर्ल्ड करने का। इसमें हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, कितने टाइप के नेचर में फोर्स एक्ट करते हैं, वो उनके बीच क्या कंपैरिजन होता है, क्या बेसिक लॉज वगैरह फिजिक्स में काम करते हैं, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। इसमें हमें सीखना ये है, मतलब ये एकदम से जो चैप्टर है आपके ना, ये नीट के लिए, जेई के लिए या बोर्ड के लिए बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बस हल्के में लेना है। और इसमें बस बेसिक बातें होंगी, छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिनके बारे में आपको शायद पहले से भी पता हो, या अगर नहीं पता हो तो हम लोग उसको देखेंगे। एकदम एनसीईआरटी में पहला टॉपिक दे रखा है 4-5 पेज में, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है। और उनमें जो समझने वाली चीज़ें हैं हम आपको बोर्ड पे समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, फिजिकल वर्ल्ड। देखो, जहाँ तक कि ये जो वर्ड है साइंस, अगर हम साइंस वर्ड की बात करें, ठीक है, तो जो वर्ड साइंस है ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से, आपको पता होगा कि एक लैटिन वर्ड है। ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है सैंटिया। ठीक है। एक लैटिन वर्ड है हमारा सैंटिया, जिनसे साइंस वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है। जिनका मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है टू नो। इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज को जानना। ठीक है। टू नो, किसी भी चीज को जानना। साइंस का मतलब ये होता है किसी भी चीज को जानना। जो वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, एक वर्ड लैटिन वर्ड है सैंटिया, जिससे साइंस वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को जानना। ठीक है। और अगर हम बात करें इस का संस्कृत में, इन संस्कृत में साइंस को कहते हैं विज्ञान। ठीक है। विज्ञान, संस्कृत में विज्ञान, और विज्ञान मतलब होता है किसी भी चीज का नॉलेज। ठीक है। इसका मीनिंग हो गया विज्ञान का नॉलेज। ठीक है। ओवरऑल
साइंस मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को जानना, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या किसी भी चीज़। जैसे कि आपने देखा भी होगा सोशल साइंस या हर चीज़ में थोड़ा बहुत वो साइंस वाला वर्ड लगा रहता है। साइंस में मतलब किसी भी चीज़ को जानना ही साइंस होगा। ठीक है। अगर इसी वर्ड का हम लोग अरबिक में देखें, ठीक है, अरबिक में इसी वर्ड अरबिक में साइंस को इल्म कहते हैं, ILM। आपने सुना भी होगा कि तुम्हें इस बात का इल्म तक भी है, मतलब इस बात का नॉलेज है, इस बात की जानकारी है, और इसका भी मतलब हो जाता है नॉलेज। ठीक है। तो ये कुछ आपके अलग अलग चीज़ों में विज्ञान का, साइंस का मतलब था। घूम फिर के बात एक ही आती है, किसी भी चीज़ को जानना सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं, और वेरीफाइड चीज़ों को जानना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ठीक है। हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको पता नहीं, लेकिन ये एक ये एंशियन ग्रीक वर्ड था। ठीक है। ये एंशियन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर। ठीक है, इसका मतलब होता है नेचर। ठीक है। पढ़ते कैसे हैं इसे? इसे पढ़ते हैं, अगर आप इसे पढ़ने की कोशिश करें तो ये होता है फिजिक्स। ठीक है। अगर आप इसे पढ़ें तो ये एफ हुआ, ठीक है, और ये हुआ FSI, ये एफ, इसका मतलब हाँ ये एफ हो गया। ठीक है, ये वाई होता है, ये एस होता है, ये आई होता है। फिसी, फिसी मतलब होता है, ये एंशियन ग्रीक वर्ड है जो अराउंड लगभग 15th सेंचुरी, हाँ एंशियन ग्रीक वर्ड है फिसी, जिसका मतलब होता है नेचर। ये वर्ड यहाँ पे बताने का मकसद क्या था हमारा, कि अगर हम बात करें फिजिक्स की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स जो है वो इसी वर्ड से डिराइव किया गया है। फिजिक्स जो है वो यही वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इनसे डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, इस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब हो गया, ठीक है, नेचर से रिलेटेड चीजें हुई, मतलब नॉलेज ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर का नॉलेज, तो आप इसे ये कह सकते हैं नॉलेज ऑफ नेचर। मतलब नेचर में जितनी भी सारी चीजें हो रही होती है, जितनी भी फिनोमेनाएं हो रही होती है, उसका नॉलेज हमें कौन देता है? उसे हम लोग फिजिक्स में सीखते हैं, उसका नॉलेज हमें फिजिक्स देता है। ठीक है। तो यहाँ से फिजिक्स का मीनिंग निकल के आता है नेचुरल साइंस। यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं इसे नेचुरल साइंस। ठीक है, मतलब साइंस ऑफ नेचर, नेचर की सारी चीज़ों को समझना ही फिजिक्स कहलाता है। ठीक है। इसका मेन गोल क्या होता है? ठीक है, यूनिवर्स में जो भी फिनोमेनाएं हो रही होती है, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है, उनको समझना। ठीक है। तो इसका मेन गोल होता है टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स बिहेव्स, यूनिवर्स काम कैसे करता है। ठीक है, यूनिवर्स हमारा कैसे काम करता है, यूनिवर्स में मतलब उसके क्या लॉज हैं, नहीं, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग फिजिक्स में देखेंगे। एनसीईआरटी लिखता है व्हाट इज फिजिक्स। अब है कि फिजिक्स को डिफाइन करना कुछ लाइनों में थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का है। ठीक है, फिर भी अगर आप कहना चाहें कि फिजिक्स क्या होता है तो कह सकते हैं, जैसे दिन और रात का होना, मौसम का बदलना, ठीक है, बरसात का होना, मून का अर्थ के चारों ओर घूमना, नहीं, कभी दिन, सॉरी, सीजन का बदलना। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, फिजिक्स से तो है। कहते भी है ना कि बहुत सारी फिनोमेना, नेचर में जितनी भी सारी फिनोमेनाएं होती है वो सब सारा क्या होता है, फिजिक्स होता है। ठीक है, जैसे सांसों का चलना, दिल का धड़कना, ये सब सारी चीज़ें फिजिक्स ही होती है। मतलब आप जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं, जितनी भी घटनाएं आपके पास आसपास हो रही होती है,
उनके पीछे क्या लॉज हैं, क्या काउज है, उनको समझना ही फिजिक्स कहलाता है। क्लियर है? तो आपको इन शॉर्ट याद रखना है या समझ लेना है कि ये बिल्कुल ही क्या है, नेचर के बारे में हमें बताता है। अगर आपको प्रकृति से प्रेम है तो फिजिक्स आपको अच्छा लगेगा, फिजिक्स आपको समझना चाहिए। अगर आप फिजिक्स नहीं समझ पाते तो इसका मतलब आपको प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, नेचर से कुछ भी मतलब नहीं है। नेचुरल चीज़ों को आप समझना नहीं चाहते हैं, नेचर में जितनी भी सारी चीज़ें हो रही होती है उनको आप जानना नहीं चाहते हैं। ठीक है? तो यहाँ से ये भी चीज़ें सीखने को मिलती है कि हमें अगर फिजिक्स समझना है तो प्रकृति से प्रेम रखना पड़ेगा। बिना प्रकृति के प्रेम का आप फिजिक्स नहीं समझ सकते। यहाँ पे प्रकृति का मतलब होता है नेचर। ठीक है? प्रकृति का मतलब नेचर हुआ, नेचर से प्रेम। क्लियर है? तो अगर आपको जहाँ भी लगे कि नोट्स करने की आवश्यकता है, स्क्रीन को आप पॉज कर लेंगे और उसे नोट कर लेंगे। ठीक है? चलिए इसे साफ करें। ठीक। ऐसा कहा जाता है कि देखो, फिजिक्स को जनरली फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। ठीक है? फिजिक्स को किंग कहा गया है साइंस का। तो क्वीन कौन होगा? क्वीन मैथमेटिक्स होगा। ठीक है? और यहाँ पे जो मैथ्स होगा, मैथमेटिक्स होगा, वो होगा हमारा क्वीन। ठीक है? फिर केमिस्ट्री उनके बच्चे नहीं। केमिस्ट्री को कहा जाता है स्टाम्प कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्टिंग। मतलब ये हुआ कि राजा और रानी का जो भी हिसाब किताब रखेगा, उनके जो भी इंफॉर्मेशन होंगे उनको कलेक्ट करने का काम केमिस्ट्री करता है। ठीक है? फिजिक्स किंग ऑफ साइंस और यहाँ पे क्वीन। तो मिला जुला के हमें राजा और रानी की कहानी तो पढ़नी है, और क्या पढ़ना है, इनकी इन्फॉर्मेशन को ही कलेक्ट करना है। ये सब सारी चीज़ें हमें फिजिक्स में पढ़नी होती है। एक था राजा, एक थी रानी, और उनकी ही कहानी हमें पढ़नी होती है फिजिक्स में। अब है कि आगे एनसीईआरटी लिखता है कि दो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे फिजिक्स ज़्यादा जोर देता है, और उस दो बेसिक प्रिंसिपल का नाम है, एक है हमारा यूनिफिकेशन, दूसरा है रिडक्शन। तो दो बेसिक प्रिंसिपल है, टू बेसिक प्रिंसिपल इन फिजिक्स। ठीक है? जिन पे फिजिक्स ज़्यादा जोर देता है, मतलब हर कंसेप्ट को फिजिक्स कोशिश करता है कि इन दोनों में से किसी एक तरीके से फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। जिनमें से पहला है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, ठीक है? और दूसरा है रिडक्शन। दूसरा रिडक्शन, या इसे रिडक्शनिज्म भी कह सकते हैं। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल है। अब इनका मतलब क्या है, इसको सेपरेटली समझें। यूनिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? यूनिफिकेशन का मतलब हुआ यूनिफाई, किसी भी चीज़ को यूनिफाई करना। यूनिफाई मतलब एकत्रित, संगठित करना, किसी भी चीज़ को जमा करना। नहीं तो दोनों को अलग अलग अच्छे से समझते हैं और भी। ठीक? तो पहले यूनिफिकेशन को समझ लेते हैं। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि फिजिक्स में मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फिनोमेना है, और बहुत सारी फिनोमेनाओं को किसी एक कंसेप्ट से समझना, या उस प्रॉब्लम को किसी एक कंसेप्ट से सॉल्व करना ही यूनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है? मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारे ढेर सारी प्रॉब्लम नेचर में क्रिएट हो रही होती है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना होती है, ठीक है, डाइवर्स फिजिकल फिनोमेनाएं जो होती है, उनको आप कुछ ही कंसेप्ट से, फ्यू कंसेप्ट एंड लॉज, ठीक है, कुछ ही कंसेप्ट और लॉ से समझना यूनिफिकेशन कहलाता है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें ढेर सारी फिनोमेनाओं को कुछ ही कंसेप्ट या कुछ ही लॉ के हेल्प से समझना ही यूनिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये फॉल ऑफ एप्पल, फॉल ऑफ एप्पल, धरती पे, जमीन पे किसी भी चीज़ का गिरना। ठीक है? मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ठीक है? ये भी मोशन
ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, अराउंड सन, ये सब जो फिनोमेना हो रही है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे अर्थ पे गिरेगी, मून के अराउंड जो सॉरी अर्थ के अराउंड जो मून मूव करती है, या कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड मूव करता है, तो इन सब सारी फिनोमेना को समझने के लिए कोई एक कंसेप्ट आप सोचिए जिनकी मदद से इन सारी फिनोमेना को आप समझ सकते हैं। उनका जवाब है, आपके मन में आ भी रहा होगा, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा लॉ है जिनसे आप इन सारी फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ अपनी सेंटर की ओर फोर्स लगाती है, और इस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशन एक्सप्लेन कर देता है। ग्रेविटेशनल के कारण ही हमारा सोलर सिस्टम काम करता है। जैसे अर्थ के अराउंड मून क्यों घूमती है, क्योंकि अर्थ मून पे फोर्स लगाता है। फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड क्यों मूव करता है, क्योंकि सन प्लैनेट पे फोर्स लगा रही होती है। तो ये सब सारी फिनोमेना है जिनको ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करता है। ग्रेविटेशन क्या होता है, इन पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है अब, क्योंकि हमको ये पढ़ना भी है। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है M1 M2 मास का, जो कि मान लीजिए r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, जिसका वैल्यू होता है G M1 M2 बाय r²। कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना को किस, या तो मान लो 2-3 कंसेप्ट से आप समझ लें, या तो किसी एक कंसेप्ट से पूरी फिनोमेना एक्सप्लेन हो जाती है। ये जो टेक्निक होता है, इसी टेक्निक को हम लोग यूनिफिकेशन कहते हैं। यूनिफिकेशन क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए, इसे साफ करें। दूसरा प्रिंसिपल हमारे सामने है रिडक्शन। अब रिडक्शन मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास फिजिक्स में एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है हमारे पास। अब फिजिक्स में मान लो कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, अब उनको सॉल्व करना है, उनको किसी एक कंसेप्ट से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इसमें क्या होगा, इसके लिए हमें ढेर सारे कंसेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे। इस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें, ठीक है, बहुत सारे जो लॉज हैं उनको लगाने पड़ रहे हैं। तो ये क्या होगा कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के अलग अलग कंसेप्ट्स लगा के इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये टेक्निक कहलाता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ही होता है छोटे छोटे टुकड़ों में प्रॉब्लम को तोड़ना, और उन छोटे टुकड़ों में जो पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स में कौन से कंसेप्ट लग रहे हैं उनको सॉल्व करना, फिर आगे वाले टुकड़े पे बढ़ना, फिर उसमें कोई नया कंसेप्ट लगाना, फिर उसको सॉल्व करना, ही कहलाता है रिडक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है, लकड़ी का मान लीजिए एक ब्लॉक है, जो मान लीजिए लटका हुआ है। यहाँ पे मान लो एक बुलेट फायर किया गया, ठीक है, कुछ मास का मान लीजिए बुलेट फायर किया गया। अब ये बुलेट क्या होगा, जाएगा, इसके पास कुछ मोमेंटम होगा, जिसकी वजह से ये इसे स्ट्राइक करेगा, इसके अंदर मान लीजिए चला गया। अब मोमेंटम में तो चेंज आ गया। अब चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा, और ये फोर्स फील करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे इस पर बुलेट लगेगी और ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सॉरी ये बुलेट मूव कर रहा है, मान लीजिए 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर थिक है प्लैंक आपका, ठीक है। ये मान लीजिए इसको स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये मान लीजिए प्लैंक कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया कि ये प्लैंक कितना हाइट तक ऊपर जाएगा, ये प्लैंक कितना ऊपर हाइट तक जाएगा, ये हाइट हमें निकालना है, ठीक है। मान लीजिए 10 ग्राम का बुलेट है, या कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखा है, या आपको ये पूछा जाए कि ये थीटा एंगल तक मान लीजिए रोटेट किया, बताओ थीटा वगैरह। तो अब यहाँ पे है क्या कि सिंपल कंसेप्ट लगा के आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 2-3 कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, 2-3 लॉज लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए न्यूटन लॉ लग जाएगा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन कह लीजिए, या फोर्स वगैरह कह लीजिए, चेंज इन मोमेंटम वगैरह, तो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन लगेगा। फिर यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगी, ठीक है। आप इसको एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, वहाँ से mgh का कुछ रिलेशन आएगा, जिनसे आपको ये h फाइंड हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, बस हम ये बता रहे हैं कि कैसे रिडक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपके पास है, उस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा पर्पस है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कुछ ही कंसेप्ट लगा के आप उसे सॉल्व कर पाए। उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ा। उसे टुकड़ों, इस सवाल को 2 टुकड़ों में हमने तोड़ा, और फिर 2 अलग अलग कंसेप्ट लगा के इसको सॉल्व किया। दिस टेक्निक इज नोन एज रिडक्शन।
तो फिजिक्स इसी तरह से दो टेक्निक का यूज करता है, दो प्रिंसिपल पे ज़्यादा जोर देता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक तो यूनिफिकेशन, मतलब ढेर सारी फिनोमेना को एक साथ कंबाइन करके आप उसे सॉल्व कर लें, और दूसरा रिडक्शन, या मान लीजिए कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गया नेचर में, तो उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर उसमें अलग अलग लॉज लगा के आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? साफ करें इसे। ठीक, अब आगे लिखता है एनसीईआरटी लिखता है कि फिजिक्स का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, स्कोप मतलब ये हुआ कि कहाँ तक ये फैला हुआ है, मतलब इसकी औकात क्या है, और आपको पता है कि इसकी औकात अनंत है नहीं। तो स्कोप फिजिक्स का क्या है, तो हम लोग इसको छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक आप इसे समझ सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको दो तरह से क्लासीफाई कर देते हैं, एक स्मॉल स्केल पे और एक लार्ज स्केल पे। ठीक है, एक हो जाएगा आपका मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, और एक हो गया माइक्रो। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। दो तरह से इसके, एक छोटे पैमाने बड़े पैमाने पे इसका स्कोप देख लेते हैं और एक छोटे पैमाने पे इसका स्कोप देख लेते हैं। देखो, मैक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ कि बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ा बड़ा कंसेप्ट, बड़ी बड़ी चीज़ों से रिलेटेड कंसेप्ट, जैसे प्लैनेट्स को लेके कंसेप्ट बनता है या कोई ऑब्जेक्ट को लेके कंसेप्ट बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। तो इसे जिसमें पढ़ा जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, ये कहलाता है आपका क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल मतलब ही होता है पुराना टाइप का, या पहले यही फिजिक्स चलता था। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स। और इस फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था न्यूटन साहब का, तो इसीलिए आप इसे न्यूटोनियन फिजिक्स भी कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स को। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक ये होता है एडवांस फिजिक्स, मतलब जब ये फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया, फिजिक्स में काफ़ी नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट आई। होता क्या था कि कुछ कंसेप्ट जो माइक्रो फिजिक्स, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता था, वो मैक्रो के लिए अप्लीकेबल नहीं होता था, उसके लिए नया कंसेप्ट, कुछ नई चीज़ें होती है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो इस टॉपिक के इसमें काम नहीं करते हैं, या इसके इसमें काम नहीं करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इसीलिए हम लोग इसको अलग ही कहते हैं कि ये फिजिक्स की अलग दुनिया है, इसमें कंसेप्ट ही कुछ अलग लेवल का होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, ये क्वांटम फिजिक्स हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ने होंगे हमें, तो अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो इसमें जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं उनको देख लेते हैं। जैसे इसमें हमें पढ़ने होते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें पढ़ने होंगे हमें मैकेनिक्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, नेक्स्ट ऑप्टिक्स। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने होते हैं मैक्रो। इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, पार्टिकल की बात की जाती है, ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। ठीक है, मतलब ये सब सारे चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि हमें मैकेनिक्स में क्या पढ़ने हैं। ठीक है, मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, या कह सकते हैं कि आखिर मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किन सब सारी चीज़ों को सीखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में क्या सीखते हैं, ऑप्टिक्स में क्या देखते हैं, ऑप्टिक्स में किन सब सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमको समझनी है। ठीक है, तो पहली बात हम लोग मैकेनिक्स में कर लेते हैं कि मैकेनिक्स में हमें किन सब सारी चीज़ों को पढ़नी होती है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको बस एग्जाम्पल के मीडियम, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि मैकेनिक्स में क्या क्या चीज़ों को पढ़नी होती है। ठीक है, हम चैप्टर का नाम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, आप कहोगे तो चैप्टर को भी हम लोग क्लासीफाई कर देंगे कि ये मैकेनिक्स का पार्ट है, या चैप्टर के नाम से भी आपको पता चल ही जाएगा, एग्जाम्पल से आप इसको आराम से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन है, मोशन ऑफ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो या ऑब्जेक्ट हो मोशन कर रहा होगा, तो वो कैसा मोशन होगा, उस मोशन के काउज क्या होंगे, वो वैसा ही मोशन क्यों करेगा, इसको हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे रॉकेट का प्रोपल्सन। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट कैसे चलता है, मतलब या कोई सैटेलाइट कैसे चलती है, सैटेलाइट कैसे किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करता है, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग मैकेनिक्स में ही सीखते हैं। उसके
उसके बाद आप कह सकते हैं कि वाटर वेव्स हो गया, वाटर वेव्स, देन साउंड वेव्स, ठीक है, साउंड वेव्स, बेंडिंग ऑफ रड, बेंडिंग ऑफ रड्स, जैसे रड वगैरह होता है, इलास्टिसिटी से रिलेटेड है ये, ठीक है। आपको किसी भी रड पे आप फोर्स लगाते हो वो रड बेंड कर जाती है, तो ये सब सारी फिनोमेना हमें पढ़नी होती है। जैसे मान लो फ्लोटेशन, ठीक है, ये आपको फ्लूइड वगैरह से रिलेटेड आ जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें कुछ एग्जाम्पल हुआ जिसमें हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, देख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे, जैसे चार्ज के बारे में हो गया, नहीं, चार्ज के मोशन के बारे में, मतलब उसमें करंट के बारे में जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म बनता है, मैग्नेटिज्म के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, एसी अल्टरनेटिंग करंट, ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हम आपको देख रहे हैं जो हम लोगों ने क्लासीफाई कर रखा है मैक्रोस्कोपिक वाले फिजिक्स को। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, नोट करिए इसे। उसके बाद आता है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स में क्या करेंगे, ऑप्टिक्स में जैसे मिरर के बारे में पढ़ना है आपको, नहीं, मिरर में रिफ्लेक्शन वगैरह देखना, आपको मिरर में ही हमें रिफ्लेक्शन वगैरह देखना होता है। उसके बाद लेंसेज पढ़ने हमें, मतलब रिफ्रैक्शन पढ़ना होगा हमें, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें पढ़ना है, नहीं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे हो गया टेलीस्कोप, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, नहीं, तो ये कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर आप कह सकते हैं प्रिज्म, प्रिज्म हो गया, नहीं, ऑप्टिक्स में भी ये फिर कुछ वेव ऑप्टिक्स हो जाएंगे जिसमें हम लोग लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में, क्लियर है। उसके बाद आ जाता है हम थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे हीट या हीट इंजन कैसे काम करता है, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया। उसके बाद कह सकते हैं आप जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जैसे इसमें क्या क्या होते हैं हीट ट्रांसफ़र के मोड, कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र या एनर्जी ट्रांसफ़र कह सकते हैं, कंडक्शन हुआ, रेडिएशन हुआ, कन्वेक्शन हो गया, और सब बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो ये हुआ जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स होगा, क्लासिकल फिजिक्स होगा, उनमें इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्वांटम फिजिक्स की बात करें, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स की बात करें, क्वांटम फिजिक्स में हमें एकदम से जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, ठीक है, उनको पढ़ना होता है। अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें पढ़ने होते हैं चीज़ों को। माइक्रोस्कोपिक मतलब हुआ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। छोटी चीज़ों में जैसे एटम हो गया, नहीं, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है हमें, प्रोटॉन के बारे में पढ़ना है, मतलब आप ये कह सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम से रिलेटेड जितनी भी सारी फिनोमेनाएं होती है, एकदम छोटे छोटे लेवल पे जितनी भी बातें होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में पढ़ना होता है। आपको क्वांटम फिजिक्स में कुछ ज़्यादा तो नहीं, क्लास 12th में फिजिक्स में थोड़ा बहुत एटम्स न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन स्कोप से रिलेटेड, ठीक है, नोट करिए इसे। अब थोड़ा बहुत हम आपको स्कोप से रिलेटेड ये दिखाना चाह रहे हैं कि फिजिक्स का रेंज क्या है, फिजिक्स कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, फिजिक्स ने अब डिफरेंट फील्ड में कहाँ तक अपनी अप्रोच बना रखी है, कहाँ तक अपनी पहुंच बना रखी है, उनको देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मास के टर्म में, ठीक है, मास में फिजिक्स ने कहाँ से कहाँ तक अपना स्कोप बना रखा है, कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज है।
तो रेंज की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, तो मास में मिनिमम मास किसका हो सकता है? सबसे छोटी चीज़ है, और अभी तक मानी जाती है कि सबसे छोटी चीज़ें क्या है? उससे भी छोटी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल, लेकिन वो मार्केट में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। आप सबसे छोटा मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे कम मास हमारे पास अवेलेबल कितना है? 9.1। इलेक्ट्रॉन का जो भी मास होता है, हम ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, सिर्फ 10 के पावर के फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये लगभग 10⁻⁻31 किलोग्राम टू, आप कह सकते हैं मैक्सिमम मास किसका हो सकता है? अर्थ का, पूरी सोलर सिस्टम का, उससे बड़ा मास नहीं, पूरी यूनिवर्स का आप कह सकते हैं। तो लगभग 10⁻55 kg के ऑर्डर में पूरा मास होता है यूनिवर्स का। ठीक है, मतलब यहाँ तक फिजिक्स का रेंज है मास के टर्म में। अगर हम लोग लेंथ के टर्म में बात करें, ठीक है, लेंथ में सबसे छोटा डिस्टेंस, इससे भी छोटा डिस्टेंस हालांकि मेजर है लेकिन पॉपुलर नहीं है। ये पॉपुलर डिस्टेंस है 10⁻⁻14। मिनिमम से मैक्सिमम में हो गया 10⁻26 मीटर। अब ये छोटा डिस्टेंस जो मेजरमेंट है वो किसका है? तो ये जो छोटा वाला डिस्टेंस आपको दिख रहा है 10⁻⁻14 इसको ऐसे समझ लीजिए कि सबसे छोटी चीज़ें क्या होगी? न्यूक्लियस होगा। अब मान लो, ठीक है, और इसका ये क्या होगा? रेडियस होगा। नहीं, न्यूक्लियस का रेडियस छोटा हुआ, सबसे छोटा फिलहाल। ये कह सकते हैं ये डिस्टेंस लगभग ये होता है आसपास। ठीक है, अब सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या हुआ? 10⁻26। ये हो सकता है यूनिवर्स का साइज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, रेडियस ऑफ यूनिवर्स, या गैलेक्सीज कह सकते हैं, गैलेक्सी का जो रेंज है वो है ये। ठीक है, अगर हम बात करें टाइम की, ये तो मास से रिलेटेड था, ये लेंथ से रिलेटेड था। अब हम बात करते हैं टाइम का। तो टाइम में भी हमने छोटे से छोटे मेजरमेंट कर रखे हैं, जिसका वैल्यू हम आपको बता रहे हैं 10⁻⁻22 सेकेंड टू 10⁻18 सेकेंड तक मेजरेबल टाइम हमारे पास। इससे छोटा भी टाइम हमने मेजर कर रखा है। ये देखो, ये छोटा टाइम क्या है? ये टाइम मान लो, एक तो न्यूक्लियस है, मान लो न्यूक्लियस का रेडियस है, मान लो न्यूक्लियस को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? ये वो टाइम है जिस टाइम में न्यूक्लियस को लाइट की स्पीड से ट्रेवल की जाती है, तो बहुत कम टाइम होगा, बहुत ही कम टाइम, लगभग 10⁻⁻22 सेकेंड के आसपास। क्लियर है? लाइट की स्पीड से। और ये टाइम क्या होगा? आप ये कह सकते हैं कि टाइम आपने कितना मेजर कर रखा है? लगभग 10⁻18 सेकेंड। 10⁻18 सेकेंड कौन सा वाला टाइम हो सकता है? जैसे आपने सुना भी होगा कि सन का इतना टाइम है, सन इतने टाइम तक एक्टिव रहेगा, या अर्थ इतने टाइम तक एक्टिव रहेगा। मतलब हमने ये सब भी टाइम मेजर कर रखे हैं। तो ये कुछ स्कूप हुआ, हमने आपको कुछ रेंज बताया जिससे आपको ये आइडिया आ जाए कि फिजिक्स का स्कोप अनंत है। मतलब वो कहीं से लेके कहीं तक फैला हुआ है। मतलब अगर हम मास के बारे में बात करें तो मास मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, लेंथ मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, टाइम मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, इसमें इन्होंने मेजरमेंट कर रखे हैं। ठीक है, ये तो बात रही। और ये भी कह सकते हैं, जब जहाँ तक बात करें औकात की, तो औकात फिजिक्स का अनंत है। पूरे यूनिवर्स में देवता सारे लोग इनकी गाथा गाते हैं। तो औकात के बारे में बात ही नहीं करना है हमें। तो ज़्यादा इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर को हम लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे। ये 30 मिनट 35 मिनट का हम लोग हर लेक्चर का ड्यूरेशन लगभग अभी डिसाइड किए हैं। तो एक पार्ट और लगेगा, थोड़ा सा टाइम इसमें और लगेगा, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है इसलिए। तो तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।